आचार्य इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में जो सिक्के जारी किए गए उन सिक्कों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। विशेष करके उन बातों पर फोकस किया जाएगा जो अभी 70वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि 70वीं बीपीएससी में या हाल में जो भी परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं में अगर मुद्रा से संबंधित कोई प्रश्न आते हैं तो उसका उत्तर यहाँ से मिल जाए। ध्येय यही है। अब इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग अगर प्राचीन भारत में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण महाजनपद काल में हुआ। बुद्ध के आगमन के समय में ही 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय में आहत सिक्के की शुरुआत हुई। ये आहत सिक्के भारतीय अर्थव्यवस्था में पहली सिक्का है। यद्यपि इससे पहले हड़प्पा सभ्यता को अगर देखें तो वह एक नगरीय सभ्यता थे। यहाँ पर बाह्य व्यापार होते थे, आंतरिक व्यापार होते थे। नगरीकरण की हम उपस्थिति देखते हैं। एक नगर का दूसरे नगरों के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उस समय जो भी आर्थिक क्रियाकलाप संपादित होते थे उसमें वाटर सिस्टम अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली ही विद्यमान था। हड़प्पा सभ्यता में एवं वैदिक काल में यही प्रणाली विद्यमान रही। यद्यपि वैदिक साहित्य में दो शब्द आए हैं, एक निष्क शब्द आया है और दूसरा शतमान शब्द आया है। ये निक्ष शतमान का उपयोग मुद्रा के रूप में किया गया, लेकिन यह नियमित मुद्रा नहीं था। यह क्या था? नियमित मुद्रा नहीं था। ये दोनों आभूषण होते थे और उन आभूषणों का प्रयोग लोग व्यापारिक लेन देन में या अन्य प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप को संपादित करने के लिए करते थे। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था में और वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में हमें सिक्के की अभाव या सिक्के की अनुपस्थिति दिखती है। तो प्रश्न आएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण किस युग में हुआ? ऑप्शन में रहेंगे हड़प्पा, दूसरा रहेंगे वैदिक काल, तीसरा रहेगा महाजनपद और चौथा रहेगा मौर्य। तो आपको महाजनपद काल उत्तर मारना है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखें तो महाजनपद काल में जो माने अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ तो किस सिक्के के माध्यम से हुआ? तो उस सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता था। अंग्रेजी में कहेंगे तो पंच मार्क्स कहा जाता था। ये पंच का अर्थ होता है ठप्पा लगाना। ये ठप्पा वाला सिक्का था और इन सिक्के की विशेषता यह थी कि यह चांदी के होते थे। मुख्य रूप से ये चांदी के आहत सिक्के होते थे और इस सिक्के के बारे में 4-5 बातें आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कि चांदी के होते थे। दूसरी बात 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के या प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक मुख्य रूप से चलता रहा। अगर इस समय को हम देखें तो इसमें दो युग आपको साफ साफ दिखेंगे। पहला महाजनपद काल और दूसरा मौर्य काल। और मौर्य काल में भी 185 बीसी में मौर्य काल का अंत हो गया था और प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक जाएंगे तो आपको इसमें मौर्योत्तर काल की भी शुरुआत हो जाती है। तो मौर्योत्तर काल के भी कुछ भाग या एक बड़े भाग को कालखंड को देख सकते हैं, लेकिन महाजनपद काल और मौर्य काल इसमें उत्तर आ जाएंगे। तो पूछा जाएगा कि आहत सिक्के कब से कब तक चला? तो 500 बीसी से लेकर के 100 बीसी तक। दूसरी बात कि युग के दृष्टिकोण से कौन कौन? तो महाजनपद काल और मौर्य काल। अब आहत सिक्के को जारी कौन करता था? चांदी के तो होता ही था, तो इसे कोई शासक जारी करते थे, इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं है, क्योंकि किसी भी शासक का इस पर नाम नहीं लिखा हुआ है और न इसका समय खुदा हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आहत सिक्के को जारी करने का अधिकार या जारी करने वाली जो संस्था थे उसमें राज्य के साथ साथ बहुत सारे व्यापारिक वर्ग
बहुत सारी उस समय की श्रेणियां और जो हम देखते हैं कि वणिक वर्ग थे वो इसे जारी करते थे। तो आहत सिक्के के संदर्भ में ये 3-4 बातें हम देख सकते हैं कि राजा भी, व्यापारी भी और कई प्रकार के संगठन इसे जारी करते थे। इसमें कई तरह की चीजें दिखती है। पहली बात ये कि कई चित्र बने होते थे, जैसे मछली के चित्र, जैसे शंख के, जैसे वृक्ष के, जैसे सूर्य के, जैसे चंद्र के। इन सारे चित्र को उस पर उकेरा गया था, यानी या यूं कहें कि ठप्पा मारा गया था। दूसरी तरफ आहत सिक्के की विशेषता थी कि इस पर कोई लेख उत्कीर्ण नहीं है, न तो किसी शासक का नाम लिखा हुआ है। अगली बात इसकी विशेषता थी कि इस युग में इसी से सामान का यानी वस्तुओं का खरीद बिक्री होता था। तो अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण का प्रमाण अगर देखें तो महाजनपद काल में बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को या बौद्धों को अनुदान में जमीन दिए गए थे या वन दिए गए थे, वो सब खरीद बिक्री से हुआ था। तो भूमि के खरीद बिक्री के प्रचलन की शुरुआत अगर कहें तो स्पष्ट रूप से बुद्ध काल यानी महाजनपद काल में ही हुआ। तो वस्तुओं की खरीद बिक्री की बात, वस्तुओं का मूल्य लगाना मुद्रा के स्तर पर यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलते हैं। तो अर्थव्यवस्था के मौद्रीकरण के संदर्भ में इन सारी बातों को देखा जा सकता है। मौर्य काल में देखें तो बड़े स्तर पर आहत सिक्के का प्रयोग हुआ। मौर्य काल के अगर अर्थशास्त्र को आप देखें तो अर्थशास्त्र में जो पदाधिकारी थे उनके वेतन की चर्चा पन में देने की बात कही गई है। किसमें देने की बात कही गई है? पन में। उसे पन में वेतन दिया जाता था। मौर्य काल के सिक्के को अगर देखें तो पहली बात यह कि अर्थशास्त्र में रूप शब्द आया है सोने के सिक्का के लिए। कौन शब्द आया है? रूप शब्द। इसी रूप शब्द से रुपया शब्द बना है। तो रुपया शब्द जो है वो रूप शब्द से बना है और प्राचीन भारत में रुपया के अध्ययन के लिए रूप सूत्र नामक पुस्तक या रूप शास्त्र नामक पुस्तक हम देखते हैं। तो रूप सूत्र या रूप शास्त्र नामक पुस्तक जो थे वो मुद्रा के अध्ययन के लिए था। और मौर्य काल में रूप दर्शक नामक एक पदाधिकारी होता था जिसका संबंध था मुद्रा को पहचानना। मुद्रा के निरीक्षण से जुड़े हुए व्यक्ति होते थे, टकसाल से जुड़े हुए होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कुल मिलाकर के रूप सूत्र, रूप शास्त्र, रुपया, रूप, ये सब सोने से जुड़ा हुआ। तो मौर्य काल में सोने के सिक्का को रूप कहा जाता था। उसके बाद हम देखते हैं इससे जुड़ा हुआ जो सिक्का है और इसमें 2-3 बातें, निष्क भी कहा जाता था उसे और सुवर्ण भी कहा जाता था। तो निष्क, रूप, निष्क और सुवर्ण, ये 3 सिक्का जो हैं, पल भी था लेकिन बाद में पल। तो इस तरह से ये 3 सिक्का आप देखेंगे मौर्य काल में सोने के चलते थे। उसके बाद यहाँ पर चांदी के सिक्का जो था उसे पन कहा जाता था और धरन कहा जाता था। पन, धरन और शतमान चांदी के सिक्का थे मौर्य काल में। पन, धरन और शतमान, ये चांदी के सिक्का आपको मौर्य काल में चलते थे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार, उसके समय में कई प्रकार के सिक्के चलाए जाते थे। और मौर्यकालीन सिक्के में मुख्य रूप से हाथी का, चंद्र का, सूर्य का, वृक्ष का, पीपल का, वेदिका के भीतर वृक्ष, मछली, इन सब के हम देखते हैं स्तूप आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं। विशेष करके वृक्ष, वेदिका के मध्य में वृक्ष, स्तूप और हाथी के जो चित्रण किए गए हैं, माना जाता है वह अशोक का सिक्का रहा होगा। और वैसे भी चंद्र सूर्य वाला सिक्का भी मौर्य काल के ही थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम में चंद्र लगा हुआ था, इसीलिए विद्वानों का कहना है कि इस तरह की चीजें थी। अब तांबे के सिक्का जो था ये भारत में स्पष्ट रूप से इसी युग से जारी होना प्रारंभ हो गया। यद्यपि महाजनपद काल में भी तांबे के सिक्के जारी हुए होंगे, लेकिन मौर्य काल में मासक शब्द इसके लिए आया है और मासक के बाद काकनी, ये दोनों शब्द जो हैं वो तांबे के सिक्के के लिए आए हैं। और मिश्र धातु के जो सिक्का था उसके लिए कारसापन शब्द आया है। मिश्र धातु में क्या क्या होंगे? तो इसमें मुख्य रूप से जो हैं वो तांबा,
और प्लस कम मात्रा में चांदी। ये आपको कम मात्रा में चांदी मिश्र धातु के सिक्के कार्सार्पण होते थे। तो बड़े स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण मौर्य काल में हुआ। तो मौर्य काल के सिक्के के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि क्या क्या नाम था। तो सोने के सिक्का के संदर्भ में आप ध्यान में रखेंगे कि स्वर्ण शब्द आया है, उसके बाद हम देखते हैं रूप शब्द आया है, उसके बाद निष्क शब्द आया है। चांदी के सिक्का के संदर्भ में पन और धरन और शतमान शब्द, तांबे के संदर्भ में काकनी और माशक शब्द आया है, और मिश्र धातु के संदर्भ में कार्सार्पण शब्द आया है। कुल मिलाकर के इसमें बड़े स्तर पर सिक्के जारी किए गए। इसके बाद हम देखते हैं तो मौर्योत्तर काल में सबसे अधिक सिक्के जारी किए गए प्राचीन भारत में। मौर्योत्तर काल में देखें तो हमारे यहाँ कई राज्यों का विदेशी शासक आए, जिसमें इंडो ग्रीक रहा, जिसमें शक, पार्थियन और कुषाण। इसी तरह से अपने यहाँ का देखा जाए तो बड़े राज्यों में सातवाहन राज्य खास करके हम देखते हैं उन्होंने बड़े स्तर पर सिक्का को ढाला। कुल मिलाकर के मौर्योत्तर काल में 175 प्रकार के सिक्का ढाला गया। कितने प्रकार का सिक्का ढाला गया? 175 प्रकार के सिक्कों की चर्चा वहां पर हम देखते हैं कि होता है। और सभी धातु के, जैसे सोना के सिक्का, जैसे चांदी के, जैसे तांबा के, जैसे मिश्र धातु के, प्रोटीन तथा शीशे के सिक्का भी ढाले गए। और सातवाहन शासक जो हैं उनके सिक्के में देखा जाए तो बड़े स्तर पर उन्होंने शीशे के सिक्के और प्रोटीन के सिक्के उन्होंने जारी किया था। शीशे और प्रोटीन के सिक्का जारी करने वाला सातवाहन शासक था, जिसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। अब मौर्योत्तर काल के सिक्का में एक बड़ी विशिष्टता देखते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्य काल तक के सिक्का और मौर्योत्तर काल के सिक्का में अंतर क्या है? तो पहला अंतर यही है कि मौर्यकालीन सिक्का तक अर्थात महाजनपद कालीन सिक्का और मौर्यकालीन सिक्का में किसी शासक का नाम नहीं लिखा हुआ है, उस पर किसी प्रकार के ईयर ईस्वी सन नहीं लिखा हुआ है, उस पर किसी प्रकार के किसी राजा की चर्चा या किसी राजवंश की चर्चा स्पष्ट रूप से नहीं हुई है, अर्थात लेख विहीन सिक्का है। अतः ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उसका बड़े स्तर पर उपयोग नहीं संभव है। अगर यहां मौर्योत्तर काल में देखेंगे तो सबसे पहला लेख युक्त सिक्का यहां पर दिखता है। लेख युक्त सिक्का का अर्थ हुआ उस पर शासक का नाम लिखा होगा, उसमें ईस्वी सन लिखा होगा या ईसा पूर्व, जो भी उसके कैलेंडर होंगे उस कैलेंडर के हिसाब से। तीसरी बात हम देखते हैं सिक्का में कलात्मकता यहां पर स्पष्ट रूप से दिखती है। तो क्या दिखती है? सिक्के में कलात्मकता। और इस तरह का सबसे पहला प्रयोग करने वाला जो शासक हुआ वो इंडो ग्रीक हुआ। इंडो ग्रीक भारत में मौर्यों के पतन के बाद, खत्म समाप्ति के बाद हम देखते हैं इंडो ग्रीक का आगमन हुआ। और इंडो ग्रीक के आगमन में देखें तो इसकी दो तीन बातें देखी जा सकती है। भारत में लेख युक्त सिक्का जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक को ही दिया जाता है। उस पर हम देखते हैं तिथि क्रम का उल्लेख है, शासकों का नाम है, और इंडो ग्रीक के इतिहास लेखन में सिक्का की सबसे बड़ी भूमिका है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि किस राजवंश के इतिहास लिखने में सिक्का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में प्रयोग होता है, ऑप्शन में रहेंगे मौर्य काल, महाजनपद काल, कुषाण काल और इंडो ग्रीक। तो आपको इंडो ग्रीक चिन्ह मारना है। इंडो ग्रीक के बारे में देखें तो इनके सिक्के पर जो लिपि लिखा हुआ है इसमें मुख्य रूप से खरोष्टी लिपि का, और दूसरा हम देखते हैं खरोष्टी लिपि के साथ साथ अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। किस किस का प्रयोग किया गया है? अरामाइक और यूनानी लिपि का। यूनानी लिपि, खरोष्टी लिपि, इन लिपियों का उन्होंने अपने सिक्के पर प्रयोग किया है। दूसरी बात, इनके सिक्का कलात्मक होते थे। कलात्मक सिक्का उन्होंने जारी किया था, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले स्पष्ट रूप से लेखयुक्त सोना का सिक्का जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक को ही दिया जाता है। मेनांडर के सोना का सिक्का प्राप्त हुआ है। इंडो ग्रीक के सिक्का जो थे उनको द्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्रम। और ये चांदी का सिक्का था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसके सिक्का को द्रम कहा जाता था? तो इंडो ग्रीक के सिक्का को द्रम कहा जाता था, जो चांदी का था, लेख युक्त सिक्का था। और ये जो है इंडो ग्रीक ने इन सिक्का को जारी किया था और मिनांडर के सोने के सिक्का प्राप्त हुए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसके बाद, इंडो ग्रीक के बाद हम देखते हैं कि शक शासकों ने भी सिक्का जारी किया था। याद होगा आपको कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने
छहरात वंश के नहपान के जो सिक्का था उसको अपने सिक्का में ढलवा लिया था, और यानी कि छहरात वंश के नहपान को उसने पराजित किया और उसके सिक्का को अपने नाम पर ढलवाया था। और वह छहरात वंश का जो शासक नहपान था वो शक शासक था, तो शक शासकों ने भी सिक्का जारी किया। लेकिन सबसे ज्यादा सिक्का जारी करने का कार्य भारत में कुषाणों ने किया। किसने किया? कुषाणों ने। कुषाण में देखेंगे तो कुजला कटफिसस, बीमा कटफिसस और कनिष्क। बीमा कटफिसस की बात करें तो उसने, और पहले तो कुषाण शासक किस किस चीज के सिक्के जारी किए? तो सोना का सिक्का, दूसरा हम देखते हैं चांदी का सिक्का, पहला सोना, अगला तांबा, तांबा का सिक्का, ये और मिश्र धातु के सिक्का, ये दोनों को मिला देंगे तो मिश्र धातु के सिक्का। तो इस तरह से हम देखते हैं सोना, चांदी और तांबे के सिक्का इन्होंने जारी किया था। सोने का सिक्का अगर मौर्योत्तर काल के संदर्भ में किया जाए तो सबसे अधिक कुषाणों ने ढाला था। तांबे का सिक्का पूरे प्राचीन भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे अधिक कुषाणों ने, यानी इसी काल में कुषाण ने ढाला था। तो इस तरह से अब देखते हैं कि सबसे पहले बीमा के सिक्का की बात करें तो बीमा की सिक्का पर जो है वो भारतीय देवी देवताओं, खास करके शिव, त्रिशूल युक्त शिव और नंदी यानी कि वृषभ प्रकार यानी नंदी के, और नंदी पर असवार शिव और उसके बाद हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए हुए शिव की प्रतिमा उनके सिक्के पर हैं। तो बीमा के सिक्के। फिर जब कनिष्क पर आते हैं तो कनिष्क ने सोने का सिक्का भी, चांदी का सिक्का भी और तांबे का सिक्का, मुख्य रूप से सोना और तांबे का सिक्का ढाला और उसके सिक्का पर भारतीय देवी देवताओं का बड़े स्तर पर चित्रण किया गया है। उसने यूनानी देवी देवता, उसने पार्सियन देवी देवता और भारतीय देवी देवताओं का अपने सिक्का पर चित्रण किया है। विशेष करके लक्ष्मी का चित्रण बड़े स्तर पर किया गया है। ये भारतीय देवी देवताओं का जो चित्रण है ये इन दो बातों को रेखांकित करता है। पहली बात तो यह कि ये उनके भक्त थे, जैसे बीमा की बात करें तो उसने महेश्वर की उपाधि लिया था, शिव से वो काफ़ी प्रभावित थे, शिव उनके इष्ट देव थे। और दूसरी बात यह थी कि भारतीय लोगों से वैधता प्राप्त करने के लिए आप अकबर के सिक्का को भी देखें, हुबिक्स का सिक्का देखें तो हुबिक्स के सिक्का पर राम दरबार की प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें राम, जानकी माता और हनुमान जी बैठे हुए हैं। राम जी हाथ में धनुष लिए हुए हैं, उनके पूरा दरबार लगा हुआ है। और इस सिक्के का चित्रण लगभग दूसरी शताब्दी में, ईस्वी सन में हुबिक्स के सिक्के पर देखा जा सकता है। हुबिक्स के सिक्का जो था, हुबिक्स जानते होंगे आप लोग कि सबसे पहले वाशिष्ठ, कनिष्क का उत्तराधिकारी हुआ वाशिष्ठ, वाशिष्ठ का उत्तराधिकारी हुआ हुबिक्स और हुबिक्स का उत्तराधिकारी हो गया कौन? आपको वासुदेव। तो नामकरण भी भारतीय हो गया यहाँ से। तो इस तरह से हुबिक्स के सिक्के पर राम की प्रतिमा, राम दरबार की फोटो उत्कीर्ण किए गए हैं। क्यों किए गए? तो भारतीय लोगों के समर्थन प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इन संदर्भों में देखने और समझने की आवश्यकता है। तो कुषाण काल के सिक्का सोना, चांदी, तांबा आदि के बनाए गए थे। इसमें शिव, नंदी की प्रतिमा है, लक्ष्मी की प्रतिमा है। इस पर यूनान और जो अन्य वहाँ के मध्य एशिया के जो देवता थे, पारसी देवता थे, उनकी भी चित्रण किए गए हैं। तो ये बात हो गई। इनके सिक्के के बारे में और दो तीन बातों को देखना है कि रोमन सिक्के से मिलते जुलते सिक्के सबसे पहले कुषाण काल में चलाया गया आपको। तो उनके सिक्के जो थे वो उस तरह के सिक्के थे। और दूसरी बात यह कि सातवाहन वंश के शासकों ने विशेष करके गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के काफी उल्लेखनीय, 3 शासकों का सिक्का उल्लेखनीय है सातवाहन के समय का। पहला गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि नहपान के 8000 सिक्के जुगलथम्पी से मिले हैं, जिस पर एक तरफ नहपान की बात की गई है और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात की गई है। तो ये आपको तांबे के सिक्के थे, कुछ सोने युक्त, चांदी युक्त तांबे के सिक्के थे, जिसको सातवाहन शासकों ने अपने नाम पर कर लिया था। दूसरी हम देखते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के सिक्के देखें तो यहां पर हम देखते हैं कि जल यात्रा से जुड़ा हुआ, इस पर क्या मिलते हैं? 2 पतवार वाले नाव का चित्रण है, वाले नाव का चित्रण किया गया है। और इसी तरह से हम देखते हैं यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्का को देखा जाए तो यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्का जो है उस पर मछली है
और शंख का चित्रण किया गया है। मछली और शंख का चित्रण किया गया है। तो सातवाहन वंश के शासकों से प्रश्न आएंगे सिक्का के संदर्भ में, तो 4 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न कि किस शासक ने प्रोटीन के सिक्का या शीशे का सिक्का जारी किया, उत्तर हो जाएंगे सातवाहन। दूसरा प्रश्न कि किस शासक ने नहपान के सिक्का को अपने नाम पर ढलवा लिया, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला आएगा किस शासक के सिक्के पर मछली और जहाज और शंख का चित्र है, तो उत्तर हो जाएंगे आपको यज्ञश्री सातकर्णी। अगला किसके सिक्के पर आपको 2 पतवार वाले जहाज का चित्रण है, तो उत्तर आ जाएंगे आपको जो सो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो इस तरह से हम देखते हैं इस काल के सिक्के के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो भारत में सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में जारी किए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़े स्तर पर मौद्रीकरण मौर्योत्तर काल में ही हुआ था, क्योंकि छोटे मूल्य के सिक्के, तांबे के सिक्के, प्रोटीन के सिक्के, शीशे के सिक्के और चांदी के सिक्के इस काल में बड़े स्तर पर ढाले गए और कॉमन पीपल इन्हीं सिक्कों का प्रयोग करते थे अपने जीवन में। अब आइए गुप्तों के समय में बातचीत करें। गुप्तों के समय में बातचीत करें तो 4-5 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो यही कि सबसे पहले या सबसे अधिक सोने का सिक्का किस राजवंश में ढाला गया, तो उत्तर हो जाएगा गुप्त। सोने का सबसे अधिक सिक्का सबसे अधिक कहां, तो गुप्त काल। अब शुद्ध सोने का सिक्का सबसे अधिक किस काल में ढाला गया, तो कुषाण हो जाएंगे। लेकिन सोने के सिक्के मात्रा में सबसे अधिक किसके समय में ये किया गया, ढाला गया, तो गुप्त काल उत्तर हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गुप्त काल में तांबे के सिक्के नहीं के बराबर ढाले गए, चांदी के सिक्का भी नहीं के बराबर ढाले गए। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक शख्स शासक को जो पश्चिमी क्षत्रप थे उसको उसने पराजित किया था और पराजित करके और उसके उपलक्ष्य में उसने चांदी का सिक्का जारी किया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के ढालने पर ज्यादा बल दिया, तांबे के सिक्के बड़े स्तर पर नहीं ढाले गए। तांबे के सिक्के नहीं ढाले गए और चांदी के सिक्के भी नहीं ढाले गए। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य, स्थानीय व्यापार वाणिज्य भी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य में भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि जन सामान्य मुख्य रूप से देखें तो छोटे मूल्य के सिक्के का प्रयोग करते हैं अपने जीवन को चलाने में। अभी देख लीजिए 2000 का नोट बंद हो गया। अब कोई 200 रुपये या 50 रुपये के सामान लेंगे, चीनी लेंगे, चाय पत्ती लेंगे, 50 रुपया 2000 का नोट देंगे तो कौन लेगा, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के सिक्के का प्रयोग अभी भी 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट का अधिकांश प्रयोग होता है। वो 1000 के जो नोट चल रहे थे उसके माध्यम से बड़े स्तर पर नोट का होर्डिंग किया गया, ब्लैक मनी। उसके बाद 2000 वाला जब चलाया गया तो उसमें तो और इन चीज़ों की प्रवृत्ति बढ़ी, लेकिन लोगों को पता था कि ये बंद हो जाएगा, इसीलिए उस तरफ लोग थोड़ा सा कम ध्यान दिए। तो कुल मिलाकर के जन सामान्य को छोटे सिक्के से लेना देना होता है और उस समय छोटे सिक्का का मतलब था तांबे का सिक्का और चांदी के सिक्का, और गुप्त शासकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका दुष्परिणाम हुआ कि उस समय फाहियान जब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था तो उसने कहा कि कौड़ी का प्रयोग लोग साधारण लेन देन में, छोटे छोटे लेन देन में करने लगे थे। और प्रतिहार के एक अभिलेख में कौड़ी के लिए कपर्दक शब्द आया है और उसमें बताया गया है कि सामान्य लोग इसी के माध्यम से अपना सामान खरीद लेन देन करते थे। तो कौड़ी का प्रचलन होने लगा, इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। तो तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के नहीं ढालने का एक परिणाम हुआ कि व्यापारिक गतिविधियों पर निश्चित रूप से इसके नकारात्मक प्रभाव पड़े होंगे। सोने का सिक्के का प्रयोग मुख्य रूप से लोग क्यों करते थे, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से गुप्त काल में क्यों होता था, तो जमीन खरीदने के लिए। दूसरा प्रयोग क्या होता था, जमीन खरीदने के बाद फिर दूसरा होर्डिंग के लिए लोग इसको रखते थे, जमा करके रखते थे। अभी धनतेरस आ रहा है, बैंक में आपको सोने का सिक्का मिल रहा है, जाकर खरीद लीजिए। तो होर्डिंग के लिए चांदी के सिक्के का प्रयोग भी इस तरह से लोग अभी करते हैं, उस समय सोने के सिक्का का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुप्त काल के सिक्कों के बारे में ये मोटी मोटी बातें हैं। अब स्कंद इसके बारे में देखा जाए समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्रगुप्त के 2 सिक्के मिले हैं।
कई सिक्का तो कई मिले हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण हैं। पहला बीना बजाता हुआ और दूसरा अश्वमेध प्रकार का। अब ये समुद्रगुप्त बीना बजाता था, इसकी सूचना हमें उसके सिक्का से मिलता है। और अश्वमेध यज्ञ उसने किया था, इसकी भी सूचना एक यूप प्रकार का सिक्का मिला है जिस पर यज्ञ होता हुआ दिखाया गया है, और इसे पता लगता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो कुल मिलाकर के देखें कि समुद्रगुप्त के विषय में दो महत्वपूर्ण सूचना हमें उसके सिक्के से मिलते हैं। यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैंने कहा कि चांदी के सिक्के के बारे में कि शक शासक को हरा करके उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, वो उसके सिक्के से ही पता लगता है। और विक्रमादित्य का अर्थ होता है वीरता का आपको जो है सूर्य। विक्रमादित्य का अर्थ क्या हुआ? वीरता का सूर्य। और भारत में 14 विक्रमादित्य हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना जाता है। चंद्रगुप्त के समय में जो चांदी के सिक्का था जिसको उसने ढलवाया था, उसके लिए रूपक शब्द का प्रयोग हुआ है, रूपक। और चंद्रगुप्त यानी गुप्त काल के जो सोने के सिक्का थे उसको दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। और इस दिनार शब्द का प्रयोग जो है वो दामोदरपुर अभिलेख से मिलता है। कहाँ मिलता है? किस अभिलेख से? क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस अभिलेख से? तो दामोदरपुर अभिलेख से गुप्तकालीन सोने के सिक्का के लिए दिनार शब्द आया है। अब दिनार शब्द को आप देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का समय अगर देखें तो 5वीं शताब्दी से पहले का है। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय देखें तो मोटे तौर पर इसका समय 5वीं शताब्दी को माने 5वीं शताब्दी के ही हैं, चौथी 5वीं शताब्दी के वो हैं। और दिनार शब्द अरबी संस्कृति को अगर देखें, यद्यपि इसका संबंध अरबी भाषा से है, लेकिन अरबी भाषा में कहाँ से आया? तो संस्कृत को आप देखिए, ये द्रम शब्द, द्रम से दिनार, और दिनार हम देखते हैं। उसके बाद अभी जितने आप मिडिल ईस्ट के देश देखें, इस्लामिक कंट्री देखें, अधिकांश की मुद्रा का नाम दिनार है। इसका संबंध संस्कृत से भी है, क्योंकि दामोदरपुर अभिलेख में स्पष्ट रूप से गुप्तकालीन सिक्के का नाम दिनार आया है। तो इस पर अलग से चर्चा करेंगे शब्द विज्ञान के दृष्टिकोण से कि कैसे किन शब्दों का विकास हुआ। आप चंद्रगुप्त द्वितीय का समय देख लीजिए और दिनार के बारे में देख लीजिए। तो इस तरह से 385 से लेकर के 415 तक संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय का समय रहा है। तो इस तरह से यानी कि 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही 385 से। तो इस तरह से हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में। अगली बात हम देखते हैं और कि मयूर प्रकार के सिक्का गुप्त काल में मिला है। किसका? तो आपको कुमारगुप्त का। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक बना, उसके एक मयूर प्रकार के सिक्का मिले हैं जो सोने का सिक्का है। और बैल प्रकार के सिक्का यानी नंदी प्रकार के सिक्का या वृषभ प्रकार के सिक्का, वृषभ बने बैल ही, ये वृषभ प्रकार के सिक्का जो हैं ये नंदी, वृषभ या बैल प्रकार के सिक्का स्कंदगुप्त के समय मिला है। लेकिन धीरे धीरे स्कंदगुप्त तक आते आते गुप्त काल में सिक्के का प्रयोग कम होने लगे और जन सामान्य जो हैं वो कौड़ी का प्रयोग करने लगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी कौड़ी का प्रयोग होता था। तब तो फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में स्पष्ट रूप से कौड़ी शब्द का प्रयोग किया है और बताया है कि साधारण लोग कौड़ी का प्रयोग करते थे। तो कुमारगुप्त के समय में भी हुआ होगा और स्कंदगुप्त के समय में बड़े स्तर पर इसका प्रचलन हुआ। कुल मिलाकर के हम देखें तो इस तरह से गुप्त काल में धीरे धीरे भारतीय मुद्रा का कुछ विमुद्रीकरण शब्द तो नहीं ठीक रहेगा, लेकिन कुछ सोने के सिक्का पर बल दिया गया। गुप्तोत्तर काल में देखें तो कई प्रकार के सिक्का चलते थे। इस काल के सिक्का का नाम प्रायः पूछा जाता है, तो इस काल के सिक्का का नाम मैं लिख देता हूं: भागक, रूपक, गद्यान, गधया। ये सब सिक्का इस काल में आपको दिनार, ये सब सिक्का इस काल में चलते थे। मुख्य रूप से देखें तो पाल वंश के एक शासक देवपाल के समय का 6 सोने का सिक्का मिला है। तो बीपीएससी में पूछा जा सकता है देवपाल, इसके 6 सोने के सिक्के मिले हैं। और एक आपको गुजरात के जो सोलंकी शासक थे जयसिंह सिद्धिराज, उसके समय के 4 सोने के सिक्के मिले हैं। तो सोलंकी शासक कौन? जयसिंह सिद्धिराज
याद होगा नाम आप लोगों को, सोलंकी शासक, 4 सोने के सिक्के इनके मिले हैं। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि इस समय में सोने के सिक्के का बड़े स्तर पर प्रयोग नहीं हो रहा था, लेकिन चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के जारी होते थे। इस समय में एक द्रम नामक सिक्का भी चल रहा था। द्रम, गधैया की चर्चा हम लोगों ने कर लिया, द्रम नामक सिक्के भी चलते थे। तो ये सब सिक्के गुप्तोत्तर काल में चल रहे थे। गुप्तोत्तर काल में अगर दक्षिण भारत के तरफ चलें तो उस समय चोल वंश के शासकों ने बड़े स्तर पर सिक्कों को आगे बढ़ाया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य के विकास में भी अपना योगदान दिया। चोल वंश के सिक्कों को अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण उनका सिक्का था कल्याणजू। उनके सिक्का का नाम क्या था? कल्याणजू, जिसे कलंजू भी कहा जाता था। संक्षिप्त में कल्याणजू या कलंजू ये सबसे महत्वपूर्ण सिक्का था। यह सोने का सिक्का था और ये कलंजू जो है इसमें अगर देखें तो यह बटा हुआ था कि इसमें कासू में, किसी में बटा हुआ था? कासू। और कासू से छोटा था गद्यान। गद्यान या गद्यान सिक्का था और ये एक कल्याणजू बराबर 2 कासू होता था और 1 कासू बराबर 2 गद्यान होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कल्याणजू सबसे बड़ा सिक्का था और 1 कल्याणजू बराबर 2 कासू होता था और 1 कासू बराबर 2 गद्यान होता था। ये विजयनगर काल के सोने के सिक्के, फिर अन्य प्रकार के सिक्के थे। तो प्रश्न आएंगे कि विजयनगर काल के सबसे महत्वपूर्ण सिक्का का नाम क्या था? उत्तर सीधे सीधे कल्याणजू या कलंजू मारिएगा। अगर यह नहीं रहता है तो कासू गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत में क्या था तो आप देंगे सिक्का था। और अगला गद्यान क्या था तो गद्यान भी आपको उस काल के सिक्के थे। अब ये सब हो गए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम लोग सिक्का के संदर्भ में देख रहे थे गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में। और आपको ये विजयनगर नहीं, चोल वंश के बारे में। अब चोल वंश से हम लोग आगे बढ़ते हैं, सल्तनत कालीन सिक्के पर विचार विमर्श कर लेते हैं। सल्तनत कालीन सिक्के की बात करें तो सबसे पहले सल्तनत काल के सिक्के के संदर्भ में मोहम्मद गोरी के एक सिक्का का नाम है दहलवी। दहलवी या देहलवी। ये देहलवी सिक्का की 3 विशेषताएं थी। सबसे पहली बात तो यह थी कि देहलवी प्रकार के जो सिक्का था वो पृथ्वीराज चौहान का सिक्का, भारतीय शासकों का सिक्का था और उसमें भारतीय सरकार के जो सिक्के, पृथ्वीराज चौहान के सिक्का, उसको उसने अपने नाम पर ढलवा लिया था। और उस सिक्के में घुड़सवार, दूसरा हम देखते हैं घुड़सवार के साथ साथ इसमें बैल, यानी कि बैल का भी चित्र था। और तीसरा हम देखते हैं बैल के साथ साथ इसमें देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम शब्द लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मोहम्मद बिन साम। तो इसमें 3 बातें थी। घुड़सवार जो है वो मोहम्मद गोरी को रेखांकित करता है, बैल भारतीय प्रतीक, और अगला लक्ष्मी का भी ईश्वर प्रतिमा बना हुआ था। तो लक्ष्मी धन की देवी, बैल भारतीय प्रतीक, घुड़सवार मोहम्मद गोरी का, और पीछे में नाम भी इसमें हम देखते हैं कि इसका लिखा हुआ था देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम। क्या लिखा हुआ था? उसका नाम ही मोहम्मद गोरी का मोहम्मद बिन साम था। तो मोहम्मद बिन साम इसके पीछे में नाम लिखा हुआ था, जो पृथ्वीराज के सिक्का को इसने अपने नाम पर ढलवा लिया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में सिक्के के मानकीकरण के संदर्भ में इल्तुतमिश की बहुत बड़ी भूमिका रही। सिक्के के मानकीकरण को लेकर के भी और कई कारण थे। इल्तुतमिश को सल्तनत का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है और उसने चांदी का, टंका और तांबा का, सीयू कॉपर का, इसने आपको जीतल चलाया। जीतल, तांबा का जीतल और चांदी का टंका चलाया, और इस दोनों के बीच में जो संबंध रहा वो 1 टंका बराबर 48 जीतल होता था। याद रखेंगे, 1 टंका बराबर 48 जीतल, और 48 जीतल बराबर 192 आपको दांग होता था। वर्णी बताता है एक छोटा सिक्का दांग भी सल्तनत काल में चलता था, और इसके बराबर 192 दांग के बराबर जो है 490 दिरहम होता था। 490 दिरहम। तो सल्तनत काल में चलने वाले मुख्य रूप से आप देखें तो 2 सिक्का, टंका और जीतल,
और इस दोनों को चलाने वाला कौन व्यक्ति था? इल्तुतमिश। और इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे तो दांग और दिरहम भी समय के साथ चलता रहा और ये सल्तनत काल के मुख्य सिक्का हैं। और इसका जो रेशियो था, अनुपात था कि 1 टंका बराबर 48 जितल होता था, 1 टंका बराबर 172 दांग होता था, 1 टंका बराबर 490 दिरहम होता था। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। 48 जितल बराबर 192 दांग और 48 जितल बराबर 490 दिरहम होता था। अब अगर इन शासकों को देखें, इनके इल्तुतमिश की एक और भूमिका रही। पहला तो यह चांदी और तांबे का सिक्का चलाया। दूसरी विशेषता इसकी रही कि अरबी प्रकार का सिक्का इसने चलाया। इसने किस प्रकार का सिक्का चलाया था? अरबी प्रकार का सिक्का चलाया था। देखिए, सिक्का जो है वो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। जैसे इंडो ग्रीक आया तो इंडो ग्रीक ने पश्चिम के यानी कि यूनानी प्रकार के सिक्का, कलात्मक सिक्का, यूनानी जो सिक्का की विशेषता थी, मुद्रा की विशेषता थी, उसको यहाँ पर फोकस करने की कोशिश की और उसको यहाँ पर लागू करवाने का, व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसी तरह से इसने अरबी प्रकार का सिक्का, इसके सिक्का पर लिपि उत्कीर्ण थे, अर्थात चीजें वहाँ पर लिखी हुई थी। बलबन के समय में जो सिक्का चलाया गया था वह और इल्तुतमिश के समय जो चलाया गया था लगभग 175 ग्रेन का सिक्का था। वह कितने ग्रेन का सिक्का था? 175 ग्रेन का। तो यूपीएससी टाइप में एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा डीप क्वेश्चन जाएगा कितने ग्रेन का, तो इसको छोड़ देंगे आप। अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखा जाए तो उसने सिक्के के संदर्भ में कोई बहुत प्रयोग नहीं किया। उसने सिक्के के संदर्भ में कोई बहुत प्रयोग नहीं किया। प्रयोग के हुआ किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का दिनार चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक MBT। वो सोने का जो है, सोने को अंग्रेजी में कहेंगे केमिस्ट्री की भाषा में तो AU, और चांदी को कहेंगे तो AG, और कॉपर CU जानते ही होंगे। तो ये उन्होंने सोने का सिक्का जो जारी किया उसको दिनार कहा गया था। क्या कहा गया था? दिनार। उसने सोने का दिनार चलाया था और चांदी का उसने अदली चलाया था। चांदी का उसने क्या चलाया था? अदली चलाया था। तो इस तरह से हम देखते हैं। और उसके समय में एक और बात थी। पहली बात तो यह थी कि उसने भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा चलाने का कार्य किया। अगर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, प्रयोग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत सकारात्मक लेकिन असफल प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। इस तरह का प्रयोग करता हुआ अकबर नहीं दिखता है। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक अकबर से एक बड़ा शासक ठहरता है। उसने सांकेतिक मुद्रा के महत्व को समझा। विश्व में शायद ही कोई देश अभी हो जहां पर सांकेतिक मुद्रा न चल रहा हो। सांकेतिक टोकन मनी कहते हैं इसको। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ होता है वैसा मुद्रा, वैसी मुद्रा, पैसे जिसका कॉइन्स, जिसका फेस वैल्यू अर्थात मार्केट वैल्यू और लागत, जो उसके लागत वैल्यू है उस दोनों में अंतर हो और फेस वैल्यू ज़्यादा हो लागत वैल्यू की तुलना में। जो लागत मूल्य है वह मान लेते हैं कि 5 रुपया है, 5 है, और उसका फेस वैल्यू 500 है। अब आप देखें हमारे यहाँ जो 500 रुपये का अभी मुद्रा चल रहा है, जिसको हम लोग करेंसी मनी कहते हैं, उसको अगर जोड़ा जाए तो 1 रुपया का कागज होगा, 1 रुपया का रंग रोगन होगा, 1 रुपया अन्य प्रकार के खर्च होंगे, 2 रुपया और मान लेते हैं, सब मिला करके 5 रुपये हुए। और उसका फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना है? 500 रुपया। 500 का मतलब कितना हुआ? 100 से गुना करेंगे तो 100 गुना ज़्यादा उसका फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू है। इसे ही सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। जिस मुद्रा को बनाने में अगर कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं और बाजार मूल्य उसका उससे ज़्यादा है तो उसे हम सांकेतिक मुद्रा कहेंगे। इस तरह के मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले चीन में कुबले खान ने किया था, जो उसने कागज का सांकेतिक मुद्रा चलाया था। और अभी भी विश्व के अधिकांश देशों में कागज की ही सांकेतिक मुद्रा है और उसमें उसे सफलता मिली। लेकिन उसी का प्रयोग, उसी चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और कागज के जगह पर उसने तांबे और कांसे का, बर्नी कहता है तांबे का, फरिश्ता कहता है कांसे का, लेकिन तांबे का सिक्का या उसी तरह से मिलता जुलता कुछ सिक्का उसने चलाया था और वो था तांबे का सिक्का। और उसका फेस वैल्यू जो था वो चांदी के सिक्का के बराबर कर दिया गया था।
था तांबे का यानी कि 2 रुपये का, और उसका मूल्य चांदी का मूल्य अनुपात अगर देखेंगे तो 1 और हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रहा वहाँ पर चांदी और सोना का अनुपात 1 और 10 का था, और चांदी सोना का अनुपात, तांबे का अनुपात और कम था, 1:40 का लगभग था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 रुपया की चीज़ और 40 रुपया मार्केट वैल्यू रखा गया। और उस समय जो घटना हुई सो आप लोग जानते होंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का जब क्लास होगा तो उस पर विस्तार से बोलेंगे। और बर्नी कहता है कि सभी हिंदू के घर टकसाल हो गए थे, ये बर्नी के शब्द हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए सांकेतिक मुद्रा की इसने शुरुआत की, यद्यपि पूर्ण रूपेण उसे असफलता मिली। इब्न बतूता कहता है अपने रहला में, और यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं कि रहला किसकी रचना है, वो किस भाषा में है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, अरबी में है वह। और इस तरह से कि दिल्ली में जब पहुँचा वो तो देखा कि सिक्का का एक मीनार खड़ा है चारों तरफ। उसके बदला में मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के लोगों को वापस किया था तांबे के सिक्का के बदला में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सांकेतिक मुद्रा, दूसरी बात अदली उसने चलाया था जो चांदी का था, सोना का उसने दिनार चलाया था, ये सब उसकी विशेषता है। और उसके सिक्के जो थे काफ़ी भारी थे, और ये सिक्का उन्होंने 200 ग्रेन का चलाया था, वहाँ 175 ग्रेन था, ये 200 ग्रेन का भारी सिक्का चला दिया था। फिरोज शाह तुगलक FST की बात करें तो उसके समय में 2-3 बातें देखते हैं। FST फिरोज शाह तुगलक, इसने कई प्रकार के सिक्का, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि इसका अद्धा और बिख नामक सिक्का चलाया था। अद्धा जो था वो आधा जीतल के बराबर होता था। अद्धा क्या था? आधा जीतल के बराबर होता था। और बिख जो था वह आपको 1/4, आधा जीतल, 1 जीतल हुआ तो जीतल, 1 जीतल में 2 अद्धा हो जाएंगे, नाम ही इसका अद्धा था, तांबे का था ये। और बिख जो था वो 4 बिख हो जाएंगे, ये इसका भी आधा था। तो इस तरह से एक ससगनी मुद्रा भी था, और ससगनी मुद्रा चलाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को ही दिया जाता है। लेकिन इस सिक्का की चर्चा इब्न तूता ने अपने रहला में किया है, और अगर रहला में इसकी चर्चा हो गई इसका मतलब इब्न तूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही भारत से बाहर चला गया था। तो फिर उसकी किताब में कैसे हुई? फिरोज शाह तुगलक के समय तो भारत में था नहीं वह। तो इसलिए विद्वानों को इसमें संकोच होता है कि उसके किताब में जो दिया गया कि हमने ही चलाया है वो शायद फॉल्स दावा है। इस तरह के दावा फिरोज शाह तुगलक जैसे लोग करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि अद्धा और बिख ने तो उसको चलाया, उसने चलाया था, ससगनी पर विद्वानों को इसमें मतभेद है। तो कुल मिलाकर के फिरोज शाह तुगलक के समय की यही बातें देखें। और पूरे मध्यकाल में देखें आप तो बहलोली सिक्का, एक बहलोली सिक्का जो है वो अकबर के समय तक चलता रहा। ये बहलोल लोदी ने प्रारंभ किया था, और बहलोली की सिक्का जो है वो आपको बहलोल लोदी के समय में सिकंदर लोदी ने एक तांबे का, ये भी याद रखिएगा कि बहलोली सिक्का अकबर के समय तक चलता रहा, और ये बहलोल लोदी ने चलाया था। और सिकंदर लोदी ने एक तांबे का टंका चलाया था। किसका? तांबे का। और ये चांदी के टंका का कितना का अंतर था? तो 20 टंका, 20 टंका बराबर 1 चांदी का टंका होता था। इसने जो चलाया था टंका, जो तांबे का टंका था, वो 20 टंका जो होते थे तांबे के, वो 1 चांदी के टंका के बराबर होता था, यानी 1 और 20 का अनुपात था। तो प्रश्न आ जाएंगे कि किस शासक ने सल्तनत काल में तांबे का टंका चलाया था? उत्तर इल्तुतमिश मार देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने चांदी का टंका चलाया था और इसने आपको तांबे का टंका चलाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा? सिकंदर लोदी। तो ध्यान में रखेंगे। अब 2 मिनट में हम लोग क्लास खत्म कर देते हैं। अब आइए विजयनगर के शासक के बारे में। विजयनगर के शासक के बारे में देखेंगे तो अब्दुल रज्जाक आता है, जो फारस का राजदूत था, और उसने विजयनगर काल में देवराय द्वितीय के शासन काल में भारत में पहुंचा था। और उसके समय उसने बताया कि विजयनगर के शासक मुद्रा प्रणाली के विकास पर काफी ध्यान दिया। उसने टकसाल की विस्तार से चर्चा की है, और उसने बताया है कि टकसाल को जोड़ी खाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जोड़ी खाना कहा जाता था।
और उसने कई टकसालों की बात की है। हम लोग उन बातों को छोड़ते हैं। विजयनगर के सिक्का के बारे में बातचीत करें तो 2-3 प्रकार की बातें की जा सकती है। सबसे पहली बात कि विजयनगर काल में जो सोने के सिक्का थे उसको बराह कहा जाता था। एयो मतलब सोना हो गया, और इसके सिक्का को बराह इसी को विदेशी जो व्यक्ति थे, लोग थे, यात्री थे और विदेशी शासक थे, वह उसे हून कहता था। क्या कहता था? इसे ही पैगोडा कहा जाता था। पैगोडा कहा जाता था। इसे ही हम देखते हैं बराह, हून, पैगोडा आदि सोने के सिक्का को कहा जाता था, और दक्षिण भारत के सबसे मान्य सिक्का में इसे देखा और समझा जा सकता है। इसमें हम देखते हैं कि बराह सिक्का जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सिक्का माना जाता था। दूसरी बात कि इन्होंने चांदी के सिक्का जो ढाला इसको टार कहा जाता था, टार या तार कहा जाता था, और तांबे के सिक्का को डिजिटल कहा जाता था, डिजिटल। विजयनगर काल की एक और विशेषता थी। पहली बात, सोना का सिक्का बराह, हून और पैगोडा, और उसके बाद चांदी के सिक्का टार, सीयू आपको कॉपर के सिक्का कहलाते थे, तांबा के सिक्का कहलाते थे। एक बात। दूसरी बात, भारत में जितने राजवंश हुए, मुगलों की बात भी मैं कर रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत और अन्य राजवंश में किसी दूसरे देश के सिक्का यहाँ पर उस रूप से नहीं चलते थे। विजयनगर काल में बंदरगाह वाले एरिया में कई अन्य देशों के सिक्का चलते थे। जैसे फारस के सिक्का दिनार चलता था। क्या चलता था? दिनार। जैसे इटली का सिक्का जो है वो आपको फ्लोरिन और दुकात चलता था। इटली का दुकात और फ्लोरिन चलता था। और इसी तरह से देखते हैं पुर्तगाल का सिक्का जो है वो क्रूजेडो चलता था, क्रूजेडो। और इस तरह से हम देखते हैं, या क्रूजेडो चलता था। ये आपको विदेशी सिक्का चलते थे। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना है कि पूछा जा सकता है कि किस काल में विदेशी सिक्का चलते थे, तो उत्तर हो जाएंगे विजयनगर। और पूछा जा सकता है कि ये पूछा इटली के सिक्का कौन था, तो दुकात और फ्लोरेंस था। फारस के दिनार थे तो नाम ही से पकड़ लेंगे। और आपको क्रूजेडो जो है वो पुर्तगाल का सिक्का था। विजयनगर काल की एक और विशेषता है कि इस काल में हनुमान प्रकार के सिक्का चलाए गए। आप देखेंगे भारतीय सिक्का पर हनुमान जी को बड़े स्तर पर विजयनगर के शासकों ने स्थान दिया, और हनुमान जी को स्थान देने का काम हुबिक्स ने भी किया था। हुबिक्स के सिक्के पर हनुमान जी राम दरबार में विद्यमान थे। और इसी तरह से देखते हैं जो अकबर ने सिक्का जारी किया था तो उसमें भी हम देखते हैं राम सीता के प्रतिमा उसमें लगी हुई है, फोटो लगी हुई है। तो ये भी इनके समय की एक बात देखी जा सकती है। इस काल में विजयनगर में मिश्र धातु के सिक्के जो जारी होते थे उसे परतब और फनम कहा जाता था। ये भी ध्यान में रखेंगे। मिश्र धातु का अर्थ सभी जगह मोटे तौर पर रखिए, तांबा और चांदी को मिलाया जाता था इसमें। और ये जो मिश्र धातु हैं इसमें परतब और दूसरा फनम। ये परतब बड़ा सिक्का था, फनम छोटा सिक्का था। परतब का आधा होता था फनम। परतब का क्या होता था? आधा जो है, यानी अगर परतब 1 है तो फनम 2 हो जाएगा। तो इस तरह से फनम नाम के सिक्का और परतब नाम के सिक्का यहाँ पर चलते थे। अब आते हैं एक पेरदा नाम का सिक्का। पेरदा वस्तुतः ये बराह का ही छोटा रूप है, यानी कि 1 हून बराबर 2 पेरदा। तो इस तरह से पेरदा ये भी सोना का सिक्का था। पूछा जा सकता है कि सोना का सिक्का क्या कहलाता था? तो बराह, हून, पैगोडा, पेरदा। ये पैगोडा का ही अपभ्रंशीकरण है और ये इसका छोटा रूप है। ये विजयनगर के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें हो गई। यहाँ से सिक्का से प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब मुगल काल के बारे में आ जाते हैं। संक्षिप्त में 1 से 1.5 मिनट में मुगल काल को समाप्त करेंगे। सबसे पहले देखें शेरशाह के बारे में देखें तो उसने चांदी का रुपया स्पष्ट रूप से, हमारे यहाँ रूप शब्द पहले ही हम लोग चर्चा किए सोने के सिक्का के लिए था, लेकिन यहाँ पर शेरशाह ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया था। क्या चलाया था? दाम। अब पूरे मुगल काल में यह चलता रहा। चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलता रहा। इसमें अन्य शासकों ने अपने हिसाब से परिवर्तन करता रहा। बाबर की बात करें तो बाबर ने रुपये पर कुल कलमा खुदवाया था और उसके समय बड़े स्तर पर बहलोली सिक्का चल रहे थे।
टकसाल विभाग को व्यवस्थित करने का श्रेय अकबर को दिया जाता है और अकबर ने उसके प्रमुख को चौधरी को बनाया, जिसे चौधरी कहा जाता था, और उसने सोने का सिक्का जारी किया जिसे संबस कहा जाता था। ये संबस उसके समय में, अकबर के समय में सोने का सिक्का कहा जाता था। सोने के सिक्का में इसका एक इलाही सिक्का था, इलाही सिक्का था। यह इलाही सिक्का जो है वह गोल होता था और दीने इलाही को प्रसिद्ध करने के लिए, यादगार बनाने के लिए इसने इलाही सिक्का जारी किया था और यह सोना का था और एक इलाही बराबर 10 रुपया होता था और रुपया चांदी के होते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं इलाही सिक्का महत्वपूर्ण इसके लिए था। और इसने सोना का एक और सिक्का चलाया था, मोहर। वस्तुतः मोहर जो है वो सोना के ही होते थे। तो अकबर के समय में ये कुछ मूल बातें हैं। अकबर ने चांदी के सिक्का पर भगवान राम, जानकी, राम को धनुर्धारी राम के रूप में आप देखेंगे, राम की पहचान धनुष से है, और जानकी माता को हाथ में फूल लिए हुए दिखाया गया है। और पीछे में फारसी लिपि में भी और देवनागरी लिपि में भी, बाद में देवनागरी, पहले फारसी लिपि में, इसमें सिया राम लिखा था। क्या लिखा था? सिया राम लिखा था। अकबर के जो रुपया है, जो चांदी वाला जिसमें राम की प्रतिमा बनी हुई है, यह लगभग 1604-5 का है। अपने जीवन के शासन के उत्तरार्ध में उसने इस प्रकार के सिक्के को जारी किया। ये सिक्के जारी करने के पक्ष में जो इतिहासकार तर्क देते हैं, संभवतः अकबर को लगने लगा कि अगर भारत में शासन को वैधता प्रदान करवाना है, अगर भारत में हमें अपने आप को चिरकाल तक स्थापित रखना है, तो कहीं न कहीं राम के शरण में जाना पड़ेगा। अर्थात राम को वैधता प्राप्त करवाने के लिए एक बेहतर तरीका है। आप हुबिक्स के सिक्का को देख लीजिए, आप कनिक्स के सिक्का को देख लीजिए, जिसमें बड़े स्तर पर ओशो शब्द शिव के लिए आया है। तो उन्होंने भारतीय देवी देवताओं को, लक्ष्मी को, नंदी, बैल, शिव, इस तरह की चीज़ों को, फिर बाद में हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें, तो कुल मिलाकर के वैधता प्रदान करने के लिए और धन से जुड़े हुए इन चीज़ों को लेने के लिए इस तरह की चीज़ें चलाई गई। लेकिन अकबर के जो वंशज रहे, जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब, उनके समय के एक भी सिक्का इस प्रकार के नहीं मिले हैं। अर्थात अकबर के जो सामाजिक संस्कृति या एक साझा संस्कृति जैसी चीज़ें की बात सोची गई होगी, राजनीतिक दृष्टिकोण से ही सही, अपना वैधता प्रदान करने के लिए और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही सही, उसको उसके वंशज ने आगे नहीं बढ़ने दिया। तो कुल मिलाकर के इस तरह से देखा जा सकता है। और इसके समय में हम देखते हैं कि दाम और जीतल तांबे के सिक्के थे। अकबर के समय में अकबर ने दाम नामक सिक्का चलाया था और जीतल नामक सिक्का भी चलाया था। ये दोनों तांबे के थे। और अकबर के समय में के बाद जो जहांगीर का समय आया, उसने निशान नामक एक तांबे का सिक्का, याद रखेगा, जहांगीर ने निशार नामक सिक्का एक शुरू किया था। और शाहजहां के समय में आना नामक सिक्का जारी हुआ। आना नामक एक सिक्का जारी हुआ और ये आना अभी तक चल रहा था, आज से लगभग 2-3 दशक पहले तक, जिसे हम लोग 16 आने की बात करते थे। 1 रुपया में कितने आने होते थे? 16 आना होता था। और इस तरह से देखा जाए कि अकबर के समय में एक जलाली प्रकार का चौकोर सिक्का चलता था और उस समय रुपया का जो ये जीतल था वो 40वां भाग होता था और 1 रुपया बराबर 16 आना होता था। एक दाम में 25 जीतल होते थे। तो कुल मिला करके हम देखते हैं कि रुपया और जो इसका ये है ये दाम का जो अनुपात था वो 1 और 40 का रहा। तांबा और चांदी का अनुपात मोटे तौर पर 48 तक जाता रहा, क्योंकि 1 टंका बराबर 48 जीतल होता था। तो इस तरह से कुछ रुपया के बारे में जो बातें कही गई, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो अभी जो परीक्षा होने वाली है, सिक्का से जुड़ी हुई बातें लगभग अधिकांश सिक्कों की चर्चा मैंने कर दिया संक्षिप्त में, और इनको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में लाभ होगा। धन्यवाद।